नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। यूपी एटीएस की टीम अब शाहिद के गांव उन्नाव पहुंची है। टीम अब कासिम नगर मोहल्ले में किराए पर रह रहे शाहिद के परिवार से पूछताछ कर रही है। शाहिद उन्नाव की मीट फैक्ट्री में काम कर रहा था। शाहिद पर रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध तरीके से यूपी लाने का आरोप लगा है। अनुज संवाददाता उन्नाव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, तो एटीएस इस वक्त क्या कर रही है और किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया? जी देखिए, जिस तरह से कल से पूरा मामला शुरू हुआ है, एटीएस की टीम पूरे मामले की तफ्तीश गहनता से जांच कर रही है। एटीएस की टीम ने कल से अभी तक जो शाहिद है आरोपी, उसकी पत्नी से कई बार पूछताछ की है। आज 6 सदस्यीय टीम है जो शाहिद की पत्नी से पूछताछ कर रही है। वही बताया जा रहा है कि सूत्रों की माने तो जो शाहिद है उसकी पत्नी मेरठ की रहने वाली है, जो 4 बच्चों के साथ यहाँ पर किराए के मकान में रहती है कासिम नगर मोहल्ले में। जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं जी। और जिस तरह से पूरी कार्रवाई करी है एटीएस ने, बहुत तेजी से कार्रवाई की है। इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो ये रोहिंग्या थे, ये बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते भारत आए थे और इनके फर्जी दस्तावेज तैयार करा के उन्हें यहाँ पर फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाई जाती थी, क्योंकि जो लेबर क्लास का तबका है। तो अवैध तरीके से अनुज जो बता रहे हैं कि रोहिंग्याओं को लाने का ये खुलासा हुआ है और उसी में यही काम करता था शाहिद, इसीलिए अब एटीएस पहुंची है यहाँ पर। दरअसल यूपी में पिछले लंबे समय से चल रहे 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से ये रह रहे थे। 28 फरवरी को एटीएस ने अलीगढ़ के फारूक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसमें पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्नाव से शाहिद को अब गिरफ्तार किया है। फारूक और शाहिद दोनों भाई हैं। शाहिद उन्नाव की मीट फैक्ट्री में काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक फारूक और शाहिद बांग्लादेश के रास्ते कई रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी लेकर आए, तो फारूक बिहार, एमपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल भी गया था। तो लंबे वक्त से फरार था फारूक और शाहिद, अब गिरफ्तार हुए हैं और इन पर आरोप पुख्ता कि ये रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान लाते थे। मगर इरादा क्या था, क्या मकसद था, ये तमाम सवाल इस वक्त एटीएस कर रही है। पुत्र नूर मोहम्मद है, जो कि ग्राम तमचन, थाना मगरू, जिला अकियाब, म्यांमार का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में इसके पूछताछ की गई और इसके भाई शाहिद पुत्र इस्माइल निवासी कासिम नगर उन्नाव, ये भारत में इस नाम से रह रहा था, जबकि इसका नाम साहिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी जो ऊपर बताया गया है वहीं का म्यांमार का रहने वाला है, को आज दिनांक 1-3 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। और एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ साथ यूपीएसटीएफ को भी बड़ी कामयाबी मिली है। अयोध्या के रौनाही से एक नेपाली नागरिक मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय पहचान बनाकर रह रहा था। कि रौनाही से एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। फर्जी तरीके से भारतीय पहचान बनाकर यह अयोध्या के एक मदरसे में पढ़ाने का काम कर रहा था। पकड़े गए युवक की पहचान मोहम्मद सलीम के रूप में हुई है। इसके कब्जे से 2 नेपाली सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ के मुताबिक मोहम्मद सलीम इंटरनेट कॉलिंग और कॉलिंग एप्स के जरिए पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में भी था। सलीम खान नाम के व्यक्ति, जो कि लच्छनपुर जनपद बांके नेपाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार दिखाया है। इसके पास से नेपाली पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन, 2 अदद नेपाली एटीएम कार्ड, 1 अदद नेपाली, इसके अलावा जो यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का बायोडाटा और कुछ सर्टिफिकेट मिले हैं। मोहम्मद सलीम के कब्जे से एक नेपाली पासपोर्ट भी मिला है, तो भारतीय आधार कार्ड, बैंक पासबुक भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ सलीम को कस्टडी रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ में जुट गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, ज्वेलर्स के यहां करोड़ों की चोरी का खुलासा हुआ है।
पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई है। आरोपियों के कब्जे से 70 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। 25 फरवरी को अमीनाबाद इलाके में हुई थी चोरी। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए वारदात का हुआ है ये खुलासा। अच्छा 4 घटनाओं का खुलासा किया गया है और अपार सफलता प्राप्त करते हुए काफ़ी भारी मात्रा में बरामदगी भी की गई है। सबरुद्दीन अंसारी उर्फ शेरा, इनमें मुख्य सरगना यही है। इस गैंग के 4 घटनाएं कारित की गई, जिसके बरामदगी स्वरूप हम लोगों करीब 7 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। और कानपुर के बिकरू कांड मामले में भी आज एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बिकरू कांड मामले में 7 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है और पकड़े गए आरोपियों के पास से कई असलहे भी बरामद हुए हैं। विकास दुबे, अमर और प्रभात का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि एसटीएफ की एक टीम लगातार इन असलहों की बरामदगी के लिए काम कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा बिकरू कांड में प्रयोग किए गए असलहों को बेचे जाने की सूचना मिली और फिर ये खुलासा बरामदगी भी की है जो इस घटना में प्रयुक्त हुए थे। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी हुई है उसमें मुख्य रूप से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मेड इन अमेरिका, ये शिव तिवारी की राइफल है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस घटना में मुलजिम भी है और जेल में है। पीलीभीत में एक बाघिन का टहलता हुआ वीडियो सामने आया है। ये वीडियो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल के दियोरिया रेंज का बताया जा रहा है। इसमें बाघिन इत्मीनान से चहलकदमी करती दिख रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो जिस टाइगर को देखने के लिए आप अक्सर जाते हैं और नहीं देख पाते, आप देखिए ये पीलीभीत के दियोरिया रेंज में कितने आराम से ये बाघिन टहल रही है। और पूरे देश के साथ साथ आज यूपी में भी दूसरे चरण का वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया, यानी कि अब आम लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। यूपी के 4 जिलों की ये तस्वीरें हैं, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर और मेरठ, जहां पर कानपुर के हैलट अस्पताल में सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई गई। आज करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में 60 साल से ज़्यादा उम्र के साथ साथ 45 से 59 वर्ष की आयु तक के उन लोगों को भी वैक्सीन दी गई जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। गोरखपुर में 3 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम किया गया। तीनों सेंटर्स पर 300 लोगों का टीकाकरण हुआ। गोरखपुर के मेयर ने भी आज टीका लगवाया। वहीं मेरठ में भी 60 साल से ज़्यादा के लोगों ने टीका लगवाया। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 104 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या कम होकर के 2078 रह गई है। इनमें से 686 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, और 131 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था जो बिल्कुल निःशुल्क है उसके L2 और L3 लेवल के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। इसी बीच सीएम योगी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंच गए और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। सीएम ने यहां फेज 3 के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी हासिल की। कोविड वैक्सीनेशन को देखते हुए सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल का जायजा लिया। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे के करीब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। यहां कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसका सीएम योगी ने निरीक्षण किया। राजधानी लखनऊ में कुल 4 अस्पतालों को इस बात के लिए तैयार किया गया है। 4 अस्पतालों को जो है टीकाकरण लगेगा। संस्थान एक है, दूसरा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सिविल अस्पताल और शेखर अस्पताल,
यानी कुल मिलाकर के 4 अस्पतालों में टीकाकरण लगना है। तो ऐसे में साफ तौर से आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 16 जनवरी को जब पूरा कार्यक्रम था उस वक्त भी वो निरीक्षण के लिए आए थे। अब जबकि 60 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगना है, खुद मौके पर भौतिक सत्यापन के लिए आए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 4 तारीख से बड़े स्तर पर जो प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले जहां पर प्रधानमंत्री आरोग्य कार्यक्रम के तहत जो अस्पताल रजिस्टर्ड हैं उन तमाम जगहों पर भी टीका लग पाएगा। यूपी में आज से 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज आज लगवा ली। वैक्सीन लगवाने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी को भारत को कोविड-19 मुक्त करने के योगदान देने की भी अपील की। और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने पीएम के वैक्सीन लगवाने पर कहा कि पीएम एक प्रधान सेवक हैं। एक बार फिर वैक्सीन लगवाकर उन्होंने यही साबित कर दिया है। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी दिल से इस देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन दिल से वो प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। पुनः इस बात को आपके सामने लाना चाहूँगा कि जो उनका प्रधान सेवक का भाव है वो देश और दुनिया ने देखा कि प्रधान सेवक के भाव से उन्होंने सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना वॉरियर्स, फिर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को, ऐसे जो आम जन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद आम जन की तरह जब निर्धारित किया तब वैक्सीनेशन लिया। वह इस अभियान में भी प्रेरणा पुरुष की तरह काम किया। और एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने पर कहा कि पीएम ने उदाहरण प्रस्तुत किया है और तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। मैंने कभी भी वैक्सीन के ऊपर, अपने डॉक्टर्स के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर कभी किसी प्रकार का संदेह नहीं किया। और मैं, ये सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, ये हमारे गौरव की बात है कि हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने। मगर कांग्रेस ने जरूर आज सवाल उठा दिए हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने खुद लगवा लिया, युवाओं को क्यों नहीं लगवाया। लेकिन आपको याद होगा जब वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था तब कांग्रेस ने यही कहा था कि सबसे पहले पीएम खुद लगवा लें ताकि भरोसा हो वैक्सीन पर। कांग्रेस चाहती क्या है, ये कैसी राजनीति है? आज महाबहस इसी पर कुछ ही देर में रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा काशी का कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव मंदिर भी गए। यहां बीजेपी अध्यक्ष ने काल भैरव को नए कलेवर में देखा। काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद जेपी नड्डा ने बनारसी कचौड़ी का भी स्वाद चखा। आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। स्फूर्ति और आशीर्वाद से जो ताकत मुझे मिली है वह सब समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए और पार्टी एक प्रभावी उपकरण बन सके देश की सेवा के लिए, तो ऐसी प्रार्थना की है। और एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और हमारे साथियों को मिली है। हम सब लोग मिलकर के भारत की सेवा और समाज की सेवा और समाज में मंगलमय हो, कल्याणकारी नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चल रही हैं वह जन जन तक पहुंचे और देश मजबूत हो, ये प्रार्थना की है। और आज देश के साथ यूपी में भी पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुल गए। यूपी के 5 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। हरदोई, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अमरोहा और लखनऊ। हरदोई में साल भर बाद बच्चे स्कूल पहुंचे तो बच्चों का आरती उतारकर फूलों से स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर में कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करते हुए बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान बच्चों के स्वागत के लिए टीचर्स ने पहले से ही स्कूल को सजाया था। बुलंदशहर में स्कूल पहुंचे छात्रों का स्वागत गुब्बारों से किया गया। अमरोहा में बच्चों का स्वागत सैनिटाइजर से हुआ। पहले बच्चों ने हाथों को सैनिटाइज किया, उसके बाद अपनी क्लास में गए।
लखनऊ में भी टीचर्स ने गर्मजोशी के साथ बच्चों का स्वागत किया। टीचर्स ने बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट भी दिए। और स्कूलों में कैसे इंतजाम हैं कोविड के बाद जब स्कूल खुल रहे हैं, ये समझने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के एक स्कूल पहुंच गए। सीएम ने यहां स्कूल का निरीक्षण किया, बच्चों को चॉकलेट दिए और उनसे बातचीत भी की। कक्षा में मुख्यमंत्री योगी ने एक बच्ची से पूछा कि आपको स्कूल वापस आकर कैसा लग रहा है। इस पर बच्ची ने कहा कि अच्छा लग रहा है सर। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीएम योगी के कल के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं। सीएम योगी कल ममता के गढ़ बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां मालदा में रैली करेंगे। सुबह 9 बजे बंगाल के लिए रवाना होंगे लखनऊ से और शाम 5 बजे तक सीएम के वापसी का कार्यक्रम होगा। और अमित शाह ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। देश के गृह मंत्री ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली आज। अमित शाह, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुबह प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और आज शाम होते होते अमित शाह भी मेदांता अस्पताल पहुंचे और वहां पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। और अब कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।